दोस्तों, घटना चक्र रिवीजन सीरीज़ में आज हम लोग इन्वायरमेंट के 60 नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं सतत विकास पहला टॉपिक है। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य आपसी अंतःक्रिया होना। सामान्यतः पर्यावरण का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। सतत विकास भविष्य की आवश्यकता को प्रभावित किए बिना वर्तमान संसाधनों का दोहन करना, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, ये होता है सतत विकास। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर ब्रंटलैंड रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास संधाड़ी विकास शब्द की व्याख्या की। क्रमानुसार रिपोर्ट सम्मेलन: द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, ब्रंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन 1989, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे सिग्नेचर 1987। कार्बन चक्र प्रक्रिया में श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय ज्वालामुखी जीवाश्म ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त उत्सर्जित, जबकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा वाष्पीकरण जल द्रवीकरण होता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। नमी बढ़ती है तो वर्षा की मात्रा भी बढ़ती है। वायुमंडल में गैसों का वितरण: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%। यौगिक समान अनुपात में दो या अधिक तत्वों का संयोजन यौगिक कहलाता है। मिश्रण असमान अनुपात में दो या अधिक तत्वों का संयोजन, उदाहरण जैसे कि वायु। रेडॉन नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है, यह रेडियो एक्टिव गैस है। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। 17 एसडीजी लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला नो पावर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वलिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, 11वां सस्टेनेबल सिटीज कम्युनिटीज, 12वां कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां क्लाइमेट एक्शन, 14वां लाइफ बिलो वाटर, 15वां लाइफ ऑन लैंड, 16वां पीस एंड जस्टिस और 17वां पार्टनरशिप फॉर द एसडीजी गोल्स। एसडीजी लक्ष्यों को सर्वप्रथम 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक है। धारणी कृषि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है नीति आयोग। रियो +20 सम्मेलन 2012 में रियो में ही आयोजित हुआ। घोषणा पत्र द फ्यूचर वी वांट। वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ निम्न अभिसमयों हेतु वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, जैसे कि CBD, UNFCCC, UNCCD, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, मिनमाता सम्मेलन पारा, स्टॉकहोम प्रदूषण सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 20वीं वर्षगांठ। पृथ्वी सम्मेलन 1992, समझौता एजेंडा 21 समीक्षा हेतु। पृथ्वी सम्मेलन +5 1997। रियो +20 सम्मेलन 2012 में ही पेज का सृजन किया गया। पेज मतलब पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी।
हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, नागपुर, महाराष्ट्र, 1958 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनेप हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में, 1972 में स्थापित। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरणीय NGO है। इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA का 6वां आयोजन 2024 में नैरोबी में प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अन्य नाम छाता विधान। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति GEAC का गठन 22 जुलाई 2010 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन हुआ। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन भी इसी अधिनियम के तहत हुआ। स्वच्छ विकास युक्ति CDM UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 में अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्सर 1 के विकासशील अल्प विकसित देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का गठन अक्टूबर 2010। इकोमार्क पर्यावरण के प्रति सुरक्षा, एगमार्क कृषि के प्रति सुरक्षित। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक 1962 में प्रकाशित। लेखक रचेल कार्सन। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम्स। प्राकृतिक कृषि नेचुरल फार्मिंग का अन्वेषक है मसानोबु फुकुओका, जापानी किसान। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया। पलाची माडा केरल का एक छोटा सा गांव है जो पर्यावरण की आपात क्षति के कारण चर्चा में रहा था। ग्रीन वॉश, जहां एक संगठन अपने पर्यावरण प्रथाओं या किसी उत्पाद या किसी सेवा के पर्यावरण लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, ग्रीन वॉश हो गया। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्लब ऑफ रोम द्वारा। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन GACSA को सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में UN महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। संरक्षण कृषि कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। इसके अंतर्गत अपनाया जाता है न्यूनतम जोत, शून्य जुताई को कहते हैं। फसल अपशिष्ट का उपयोग, स्थानिक एवं कालिक फसल चक्र, फसल विविधीकरण को। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में A.G. टॉन्सले ने दी थी, जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता है, इनपुट तथा आउटपुट। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र होता है जैवमंडल। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों आते हैं इसमें। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। पारितंत्र के घटक, अजैविक घटक में भौतिक घटक प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु, वायुदाब। अकार्बनिक घटक जैसे जल, मृदा, खनिज, चट्टान, तत्व, वायुमंडलीय गैसें। कार्बनिक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यूरिया और ह्यूमस।
जैविक घटक में उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता, ये तीनों आते हैं। वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र एवं विशालतम पारितंत्र कौन सा है? सागरीय महासागर। पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा जीव द्वारा ग्रहण स्थान के साथ साथ उसकी कार्यात्मक भूमिका की भी वर्णन किया जाता है। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों हैं। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। वियोजक एवं उत्पादक। थर्ड, उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी हैं, सेकंड उपभोक्ता मांसाहारी हैं, फर्स्ट उपभोक्ता शाकाहारी हैं, और उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। उत्पादक थर्ड उपभोक्ता तक, उत्पादक से थर्ड उपभोक्ता तक। अपघटक वे जीव होते हैं जो सड़न या अपक्षय की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। उदाहरण: कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, गोलकृमि, केंचुआ आदि, जबकि विषाणु अपघटक श्रेणी में नहीं आते हैं। समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम डायटम स्वपोषी, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। एक दिशीय शन जिससे प्रकाश, फिर पादप उत्पादक है और उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल अथवा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा। लिंडमान ने ऊर्जा का 10% नियम दिया था। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का ह्रास होना, ऊर्जा पिरामिड, जैसे उत्पादक 100%, फर्स्ट उपभोग 10%, सेकेंड 1%, थर्ड जो है 0.1%। तालाब। समुद्र में जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं क्योंकि मछलियों का जैव भार वजन पादप प्लवकों के जैव भार से बहुत अधिक होता है। जैव वानिकी शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। यह पारितंत्र का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है। घास स्थलों में पारिस्थितिक अनुक्रमण, जैविक अनुक्रमण की प्रक्रिया में वृक्ष घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं क्योंकि घास वर्षा के अधिकांश जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। इसके साथ ही आग लगने पर घास स्थलों की भूमि पथरीली एवं बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेन उगने हेतु आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम ओडम ने प्रस्तुत किया, जैसे नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट ने किया 1976 में प्रकाशित बुक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन में। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। जैविक अनुक्रमण प्रक्रिया में भाग लेने वाला घटक सीयर है। चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर।
स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास होते हैं। उदाहरण आर्द्र भूमि, तालाब, झील। बहते जल के आवास लोटिक आवास होते हैं। उदाहरण के लिए नदी। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में मैंग्रोव घास स्थल, झील, महासागर। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था अर्नीज नेस ने 1973 में। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एफी क्लेमेंटस ने। सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट ने किया 1976 में प्रकाशित बुक दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन में। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। जैविक अनुक्रमण प्रक्रिया में भाग लेने वाला घटक सीयर है। चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास होते हैं। उदाहरण के लिए आर्द्र भूमि, तालाब, झील। बहते जल के आवास लोटिक आवास होते हैं। उदाहरण के लिए नदी। ये तो पढ़ा हूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में मैंग्रोव घास स्थल, झील, महासागर। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था अर्नीज नेस ने 1973 में। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एफी क्लेमेंटस ने। सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है। पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने दिया। इसे सूक्ष्म आवास कहा था अर्थात पारिस्थितिक निकेत। पारिस्थितिक निकेत या निके प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत यानी कि अलग स्थान होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका होती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता दर्शाना। हेलोक्लाइन लवणता प्रवणता दर्शाना। थर्मोक्लाइन गहराई के साथ तापमान परिवर्तन। प्रवाल भित्तियाँ इनका निर्माण 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है। विश्व की 1/3 प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस क्षेत्र में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण पालन करती है। जैव विविधता जैव विविधता को परिभाषित किया जा सकता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा श्रेणियों में होती है। यह विभाजन व्हिटेकर ने किया था। जैव विविधता एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता आनुवंशिक जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन संचालन करती है। मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु UNCCD का COP14 नई दिल्ली में हुआ, जहां सदस्य देशों द्वारा भारत सहित 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन अर्थात जैव विविधता शब्द। UN ने 2011 से 20 के दशक को निर्धारित किया था जैव विविधता दशक, UN डिकेड ऑन बायोडायवर्सिटी। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB गुजरात में जामनगर में स्थित है। उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना।
मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जैव विविधता प्रवणता, उच्च जैव विविधता, जैव विविधता में कमी। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे जैव विविधता कम होगी। और ध्रुव जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय जो 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री तक का वहीं पे जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों हैं, जिसका विस्तार 0 से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक होता है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। जैव विविधता 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा तक बहती है, जबकि 90 डिग्री ध्रुवों पर घटता है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों चोटियों की तुलना में निरंतर उन्नतांशों घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान द्वीप समूह, इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट, निकोबार द्वीप समूह, सुंडालैंड हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम किया गया नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में। पादप प्लवक सूक्ष्म जीव हैं। लिग्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता से वृद्धि करते हैं, क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है जहाँ प्रकाश एवं पोषक तत्व भी की उचित मात्रा होती है। जैव विविधता के विनाश का कारण पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश सर्व प्रमुख कारण है। प्राकृतिक आवासों का नाश, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, तितलियां अनियत तापी प्राणी हैं, तितलियां, इसलिए इनके लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता संरक्षण स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय यानी कि इन सीटू और एक्स सीटू। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, पवित्र झील व उपवन, जैव मंडल निकाय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये इन सीटू में आते हैं। और बाह्य सीटू स्थानीय में एक्स सीटू में पवित्र पौधे व घरेलू बगीचे, बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, ये जो है बाह्य स्थानीय हो गया एक्स सीटू। जैव विविधता संरक्षण के लिए अन्य की अपेक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व है। एक्स सीटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों, भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होना अर्थात वैश्विक ऊष्मन है। भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 1964 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। IUCN यूएन का अंग नहीं है, इसे यूएन महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। रेड डाटा बुक्स IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची है। वर्तमान में सोन चिरैया, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अति संकटग्रस्त श्रेणी में है। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में है। लाल पंडा संकटग्रस्त श्रेणी में है। IUCN परिभाषा के अनुसार कोई प्रजाति तब विलुप्त एक्सटिंक्ट
होगी जब प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है डिक्लोफेनिक दर्द निवारक दवा। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जिसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूगोंग नामक विशाल समुद्री स्तनधारी जो कि IUCN रेड लिस्ट असुरक्षित श्रेणी, यह एक शाकाहारी स्तनधारी है। घास खाने की आदत से समुद्री गाय भी कहा जाता है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान है। सिंह पुंछी वानर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। वानर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में उत्तर पूर्वी भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। रामसर स्थल ईरान में है। 2 फरवरी 1971 को प्रथम रामसर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह आर्द्र भूमि, नम भूमि, दलदली भूमि संरक्षण से संबंधित है। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को 2023 की थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। लौड़ी आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत ने रामसर सम्मेलन में 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर करके शामिल हुआ। वर्तमान सितंबर 2023 तक भारत में 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। पहला थी चिल्का झील उड़ीसा और 75वां है सतकोसिया राज्य उड़ीसा। सबसे अधिक तेलंगाना में 14 हैं, उसके बाद सर्वाधिक यूपी में 10 हैं। तेलंगाना या तमिलनाडु में 14 हैं, उसके बाद सर्वाधिक यूपी में 10 हैं। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आर्द्र भूमि का रजिस्टर जहां मानवीय हस्तक्षेप से नकारात्मक परिवर्तन हो रहा हो। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी 2005 में बुलंदशहर, सरसई नावर झील इटावा, शमसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, हैदरपुर आर्द्र भूमि मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीमा, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, सूर सरोवर आगरा, बखिरा अभयारण्य 2021 संत कबीर नगर। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया। 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति मंजूरी मिली। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव चोरी रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। जैव सुरक्षा कार्टाजेना प्रोटोकॉल फरवरी 2004 में मलेशिया में संपन्न हुआ। भारत भी इस पर हस्ताक्षर करता है। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में। यह WWF एवं IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की। UN रेड रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक कार्यक्रम है जिसे UNFCCC सदस्य देशों द्वारा संचालित किया जाता है। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र TIB द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी
टीब एक पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करती है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है, यूएसए में स्थित है। सीबक थोर्न मुख्यतः लद्दाख की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला झाड़ीदार वृक्ष है। इसके बेर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मृदा क्षरण एवं मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक है। अन्य नाम लेह बेरी है। ब्राह्मणी और वैतरणी नदी भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में मिलती हैं। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल कहा जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। टुमारो डाइवर्सिटी बुक के लेखक वंदना शिवा हैं। हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, सन परावर्तित पार्थिव विकिरण, वायुमंडल, LWR, GHG टेम्परेचर हाई, पृथ्वी, ग्रीन हाउस गैसों का योगदान, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड 66%, CH4 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड 16%, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन 8%, नाइट्रस ऑक्साइड 7%, N2O है, ये CH4 कुछ और है, HCFC 2%। GHG की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? जोसेफ फेरियर 1824 में। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली GHG सर्वाधिक इफेक्ट जलवाष्प पर। आर्गन जैसी नोबल गैसें ग्रीन GHG के लिए उत्तरदायी नहीं है। वही ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन गैस के लिए। सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते हैं। धान के खेत, कोयला खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन के उत्सर्जन स्रोत हैं। आर्द्र भूमि भी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से लाभदायक है और GHG के लिए हानिकारक है। कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के कारण पादप वृद्धि होना। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन का दहन, अत्यधिक वनोन्मूलन आदि, जबकि सौर धधक जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है। फसल अवशेष दहन से वायुमंडल में GHG वृद्धि, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। पराली जलाना। दीमक की बॉम्बी, आर्द्र भूमि, समुद्र हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। मीथेन का क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाना ही मीथेन हाइड्रेट होता है। GHG वैश्विक तापन के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, अधिक बादल, कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि से पादप वृद्धि, वाष्पोत्सर्जन दर कम, पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता में वृद्धि। ये सकारात्मक प्रभाव हैं GHG के। नकारात्मक देखते हैं। टेम्परेचर से पौधे रोग यानी कि पौधों में रोग लग जाता है। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र जल बढ़ जाता है। बाढ़ एवं सूखा में वृद्धि होती है। तटीय प्रदेशों में डूबने लगते हैं। जैव विविधता कम होती है, गिरावट आती है। फसल उत्पादकता में भी गिरावट आती है। आर्थिक क्षति बढ़ जाता है। प्रवाल विरंजन होने लगता है। स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होगा। अतः GHG प्राकृतिक प्रक्रिया है। किस देश को कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है? भूटान को। मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन संबंधी सिद्धांत दिए। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष पर झुकाव, विषुव अयनांत, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर उपसौर की स्थिति।
जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है। आई स्कोर ग्लेशियर बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया नमूना। कार्बन प्राच्छादन कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण करना। पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। UNFCCC की स्थापना पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुई, किंतु यह 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। GHG कमी प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC COP26 ग्लासगो UK में 2021 में, COP27 इजिप्ट में 2022 में, COP28 UAE में 2023 में, COP29 ईस्टर्न यूरोप ग्रुप 2024 में। COP26 में पंचामृत लक्ष्य मोदी जी द्वारा लाया गया। 2070 तक सकल शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य रखा गया। 2030 तक गैर जीवाश्म नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यानी कि 500 गीगावाट बढ़ाना। 2030 तक ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई? UNFCCC द्वारा। हरित जलवायु निधि GCF को UNFCCC के अंतर्गत स्थापित कोष है जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु। विकासशील देशों को सहायता देना। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से संबद्ध है। 11 दिसंबर 1997 को स्वीकार हुआ, किंतु 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। GHG के निकास को कम करने से संबंधित है, अर्थात जलवायु परिवर्तन नियंत्रण हेतु यह बाध्यकारी समझौता है। कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण आया। सूची 1 सूची 2 कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन पर, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ग्लोबल वार्मिंग में कमी है तो GHG उत्सर्जन नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इस प्रणाली के तहत देशों द्वारा कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। यूनिप द्वारा कॉमन कार्बन मीट्रिक किसके लिए विकसित किया गया है? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। ब्लू कार्बन महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, अर्थात कार्बन सिंक करना। कार्बन अवशोषण उदाहरण प्लैंक्टनस, मैंग्रोव आदि। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता CBD से संबंधित है। आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिलने वाले लाभों को साझा करना। वर्ष 2005 में पहली बार ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा न्यूजीलैंड ने। 2019 में घोषणा हुआ सिंगापुर द्वारा। गहरी कार्बन वेधशाला DCO वैश्विक वैज्ञानिक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, उद्गम को समझने की दिशा में कार्यरत है। इसके तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। द क्लाइमेट ग्रुप की स्थापना 2003 में हुई। इसके कार्यालय लंदन, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, बीजिंग, एम्स्टर्डम में है। EP100 इसके तहत प्रारंभ की गई एक पहल है। भारत की राष्ट्रीय जलवायु पारिस्थितिक कार्य योजना, इसको शुरू किया गया 30 जून 2008। इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिज्ञान मिशन।
अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDC) जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले देशों के लिए वैश्विक कार्य योजना है। भारत ने INDC के लक्ष्यों में निर्धारित किया है: कार्बन सिंक वृद्धि, प्रदूषण उपशमन, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ावा, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा, वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का उद्घाटन 21 जुलाई 2018 को। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 +5, व्यापार कार्बन व्यापार क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल, सफर यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ओजोन परत क्षरण, समताप मंडल में ओजोन यानी कि O3 का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट द्वारा होता है। ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट का अवशोषण करके पृथ्वी सुरक्षित समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में O3 लगभग 90%, जबकि क्षोभ मंडल टोपोस्फीयर में O3 लगभग 10% संकेंद्रण है। इसका मतलब ओजोन परत का। एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, मेसोस्फीयर मध्य मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी से है, पृथ्वी से ऊपर की जो है परतों का क्रम है। सममंडल, इसके अंतर्गत 3 परतें आती हैं: क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल शामिल हैं, जबकि आयन मंडल इसमें शामिल नहीं है। समताप मंडल में ओजोन स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से सबसे ज़्यादा मोटाई बसंत ऋतु एवं सबसे पतली वर्षा ऋतु में होती है। CFC का समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, निचले वायु मंडल में अक्रियाशील है या प्रशीतक के रूप में प्रयोग भी की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातानुकूलित यंत्र, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट भट्ठा, ओजोन परत छींटता हेतु गैसें CFC हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड हैलोन 1211-1301, ट्राई क्लोरोएथिलीन। ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी GHG है। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड CH4, O3, CFC नाइट्रस ऑक्साइड। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल CFC से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। फ्रिज में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैस है मेफ्रोन है। अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC हैलोन्स अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक। तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया। GW केंट मूर, टोरंटो विश्वविद्यालय। वियना संधि 1985 एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 दोनों ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों की कमी से संबंधित हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। 2023 की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओजोन अवक्षय पदार्थों को रोकना फेजिंग आउट मुद्दा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। अल्ट्रा UVA
अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी त्वचा पर हानिकारक प्रभाव, त्वचा कैंसर, जबकि अल्ट्रावायलेट सी अत्यंत घातक, जो पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया। ब्रिटिश टीम ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से की गई। वन एवं वन्यजीव। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इनकी विशेषताएं: ऊंचे घने वृक्षों के बड़े बड़े वितान, बहुजातियों का सह अस्तित्व, अधिपादपों असंख्य किस्में। विश्व की 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है। किस पारिस्थितिक तंत्रों में पौधों का जैविक पदार्थ यानी कि बायोमास अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि व्यावसायिक वृक्ष प्रजातियां भी पाई जाती हैं। सर्वाधिक सागौन 29.54% है। मध्य प्रदेश में कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह WB यानी कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। गोवा का चोराब द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में 82.33% है। गुजरात 23.54% है। अंडमान निकोबार 12.34% है। आंध्र प्रदेश 8.11% है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक एशिया में है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। रेड सैंडस लाल चंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शोषक पर्णपाती वनों में पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम है टेराकार्पस सेंटेलिनस है। यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत में मुख्यतः पाया जाता है। दक्षिण पश्चिमी घाट में आर्द्र वन से संबंधित है। तराई दुआर चौड़ी पत्ती वन से संबंधित है। कच्छ का रण घास के प्रदेश से संबंधित है। पूर्वी दक्कन का पठार शुष्क सदाबहार वन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकुधारी वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदर वन, पतझड़ वन राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। भीतर कनिका गरान मैंग्रोव वन ओडिशा में ब्राह्मणी वैतरणी महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। टैक्टस वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। टैक्टस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। इससे टैक्सॉल नामक औषधि प्राप्त होती है जो पार्किंसंस रोग हेतु प्रभावी है। एल्यूमीनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। जीवित जड़ पुल स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन करना। मेघालय नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण का कारण है। निर्वनीकरण का प्रभाव मृदा अपरदन, जैव विविधता हानि आदि। बालपराई नगर तमिलनाडु
के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का प्रमुख नगर है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रफल 33% होना चाहिए, मतलब 1/3। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों के प्रकार: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि। राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है। ISFR 2021 के अनुसार भारत के कुल 21.71% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, यानी कि वनावरण है, जबकि वृक्षावरण 2.91% पर टोटल वनावरण प्लस वृक्षावरण 21.71 प्लस 2.91 बराबर 24.62% है। ISFR 2021 के अनुसार वनों के प्रतिशत का अवरोही क्रम: सबसे अधिक वन है मिजोरम में 84%, दूसरा अरुणाचल प्रदेश 79%, तीसरा मेघालय 76%, चौथा नागालैंड 74%। ISFR 2021 के अनुसार वन का सर्वाधिक क्षेत्र किलोमीटर स्क्वायर वनावरण मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है। 77,493, 66,123, 55,717, 52,156 किलोमीटर स्क्वायर। ISFR 2021 के अनुसार वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में वृद्धि वाले 3 राज्य: आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र हैं, हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित है। ISFR 2021 के अनुसार 17 राज्यों यूटी का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य पश्चिम बंगाल में 2114 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात में 1175 किमी स्क्वायर, और अंडमान निकोबार में 616 किमी स्क्वायर, और आंध्र प्रदेश में 405 किमी स्क्वायर। ISFR 2021 के अनुसार यूपी में अभिलिखित वन क्षेत्र 17,384 किलोमीटर स्क्वायर, जो यूपी के क्षेत्रफल का 7.22% है। घड़ियाल गैवियलिस मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है जो गंगा व सहायक नदी में पाए जाते हैं। ये बीडी भूटान, ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल में पाए जाते हैं। एगमार्क तकनीक विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए घड़ियालों का प्राकृतिक आवास चंबल नदी में है, अधिकतम संख्या है। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट की विशेषता: समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरना, मैंग्रोव की चराई पर जीवित रहता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? झारखंड में 15 नवंबर 2005 में। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा लाया गया? हिमाचल प्रदेश द्वारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1932। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1914।
किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है। तो इसका तात्पर्य है पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में 1906 में। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया था बांस को। अब बांस का उपयोग किसानों द्वारा आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1976 में दिल्ली में हुई। अविद्या देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। सेव संगठन का उद्देश्य है टाइगर का संरक्षण। सेव को भारत एवं नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता PM द्वारा। संकट पूर्व वन्य जीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF की स्थापना 1988 में ICAR की इकाई के रूप में झांसी UP में की गई। WWF की स्थापना के बाद इसका प्रतीक ज्वाइंट पांडा हुआ। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। मियावाकी पद्धति के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करना, घरों के आसपास खाली स्थानों पर पेड़ लगाना। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट को 2014 में UN जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। इसके तहत 10 लक्ष्य तय किए गए जिसमें 2030 तक प्राकृतिक वनों के ह्रास को रोकना था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। भूटान में कुल क्षेत्रफल के 60% भाग पर वनों को बनाए रखना संवैधानिक प्रावधान है, वर्तमान 85%। हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है शहर जिसे 2020 में ट्री सिटी की मान्यता मिली। वृक्ष नगर यह मान्यता FAO एवं आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा दी गई। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई है। मरुस्थलीय वनस्पतियों को मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। अभयारण्य जैव मंडल रिजर्व देश में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। जनवरी 2023 तक 1,73,629 किलोमीटर स्क्वायर का विस्तारित क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्रफल का 5.28% है। 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुआ। यहाँ 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक, बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। संरक्षित प्रजातियाँ जिम कॉर्बेट बाघ उत्तराखंड, काजीरंगा गैंडा असम,
पेरियार हाथी केरल, केवलादेव घाना राजस्थान, पक्षी पादप आदि। दाची ग्राम उद्यान, कश्मीरी स्टैग हंगुल, लाल हिरन की उप प्रजाति है हंगुल जो। अभयारण्य के अनुमति के बिना शिकार मना है, लेकिन चराई एवं गौ पशुओं का आना जाना नियमित होता है। मानवीय क्रियाएं अनुमति हैं। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार एवं चराई पूर्णतः वर्जित है। मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः वर्जित है। स्थानीय लोगों को लकड़ी जीवभार एकत्रित करने पर प्रतिबंध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 1984 में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना यहां शुरू की गई थी। जनवरी 2023 तक सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क एमपी में 11 हैं, असम में 7 हैं, जबकि सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य 97 अंडमान निकोबार में हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, स्थापना 1872 में। इसी में पार्क में ग्रैंड कैनियन भी है। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, यह तमिलनाडु में स्थित है। स्थापना 1886 में। बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल, रामगंगा एवं कोसी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रवाहित। कुंती पूजा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल से गुजरती है। गोविंद नेशनल पार्क में टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है। दिल्ली चिड़ियाघर को 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इसका अन्य नाम राष्ट्रीय जैविक उद्यान है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई? भागलपुर बिहार में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। बांदीपुर बाघ अभयारण्य है। काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभयारण्य है। सुंदरबन जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य है। सिमलीपाल ओडी हाथी अभयारण्य है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। भारतीय अनूप मृग बारहसिंहा की वह प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्ष है। इसके संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी प्रसिद्ध है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क राजस्थान। संजय राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936, कान्हा राष्ट्रीय पार्क 1955, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1974, दुधवा राष्ट्रीय पार्क 1977, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क 1984। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। इताकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। गुंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। काजीरंगा गैंडा के लिए फेमस है। गिर एशियाई शेर के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बाघ के लिए। केरल पेरियार में हाथी के लिए। उत्तराखंड राजा जी हाथी के लिए। असम मानस हाथी के लिए। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। केबुल लामजाओ पार्क मणिपुर।
फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, अन्य नाम नीला पर्वत उद्यान। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, गोलाघाट, नौगांव कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क, चिकमंगलूर, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, पालघाट, पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पार्क, नागपुर, पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। अन्य नाम नीलगिरी तहर है। कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई। यह अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में से 12 जैव मंडल यूनेस्को में शामिल हैं। नीलगिरी जैव मंडल तमिलनाडु। 1988 में नंदा देवी जैव मंडल उत्तराखंड। सुंदरबन जैव मंडल पश्चिम बंगाल। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल। नौक्रेक जैव मंडल मेघालय। पंचमढ़ी जैव मंडल मध्य प्रदेश। सिमलीपाल जैव मंडल उड़ीसा। अचानक मार अमरकंटक जैव मंडल। ग्रेट निकोबार जैव मंडल। 2016 अगस्त मलाई जैव मंडल केरल। 2018 कंचनजंगा जैव मंडल सिक्किम। 2020 पन्ना जैव मंडल मध्य प्रदेश। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस द्वारा किया गया था। नीलगिरी 1986। नंदा देवी 1988। सुंदरबन 1989। कंचनजंगा 2000। जैव मंडल भंडार और अवस्थिति। नोकरेक भंडार मेघालय। मानस भंडार असम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। अगस्त मलाई केरल। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश यानी कि शीत मरुस्थल। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत हुई थी 1971 में। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आगार कच्छ कारण गुजरात है 12,454 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे पर मन्नार की खाड़ी 10,500 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि ये यूनेस्को सूची में भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है। पारवल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात। मऊआडांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य असम। एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः पश्चिम बंगाल असम में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे राइनो के लिए काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है, जबकि गिर रणथंभौर कार्बेट उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक। डालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड। नैयर वन्यजीव अभयारण्य केरल। कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य गोवा। गिर के शेरों का पुनर्वास करने के लिए कूनो वन्यजीव अभयारण्य का चयन किया गया, यह MP में है।
अस्कोट वन्यजीव एक्चुअरी उत्तराखंड। कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं। कहाँ? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य यूके और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? हिमालयी कस्तूरी मृग। वैज्ञानिक नाम मोस्कस ल्यूकोगस्टर। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? भूटान में। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में। ओरंग अभयारण्य असम मिनी काजीरंगा। उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। पक्की संरक्षित वन इसका अन्य नाम है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, यह राजस्थान, एमपी, यूपी में विस्तारित है। उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्य नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उदा, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा, बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर, पटना पक्षी अभयारण्य इटामा एटांग, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, लाख बेहोशी पक्षी अभयारण्य कन्नौज, विजय सागर पक्षी अभयारण्य बुलंदशहर, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। ब्लू मॉर्मन तितली को महाराष्ट्र ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। यह मुख्यतः भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। यह पक्षी घोंसला बनाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, चीन आदि में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान के 2 जिलों जैसलमेर एवं बाड़मेर में विस्तृत है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। सोन चिरैया भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविकी राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 19 जुलाई को 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में बाघ सम्मेलन आयोजित। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 में। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है 3296 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि तेलंगाना के नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य 2611 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसे अमराबाद बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र में पाया जाता है। इसे बैक्टीरिया का ऊंट कहा जाता है। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत एवं नेपाल में पाया जाता है। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। दंपा टाइगर रिजर्व दंपा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मिजोरम में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। भारत में नवंबर 2023 तक टाइगर संरक्षित 3167 हो गए हैं, जबकि इसे से पहले 2967 थे, जिसमें 200 बाघों की वृद्धि हुई है। बाघों के संरक्षण की स्थिति आईयूसीएन रेड लिस्ट लुप्त प्राय साइट्स परिशिष्ट वन में WPA 1972 अनुसूची वन में। बाघों की संख्या राज्यवार मध्य प्रदेश में 785 नंबर 1 है।
कर्नाटक दूसरे नंबर पे 563 बाघ और उत्तराखंड 560 तीसरे नंबर पे और महाराष्ट्र 444 चौथे नंबर पे है। यूपी में 173 से बढ़कर 205 हो गई हैं बाघों की संख्या। मेलघाट बाघ क्षेत्र महाराष्ट्र, पाखुई पक्के बाघ क्षेत्र अरुणाचल, नामदफा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश एक टाइगर रिजर्व भी है जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा, सारामती चोटी शिखर नागालैंड। हाथी परियोजना शुरू 1992 में। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह और बच्चे पैदा करने की क्षमता 60 वर्ष तक है। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूर्वी घाटों एवं पश्चिमी घाटों के मिलन बिंदु पर है। यह तमिलनाडु में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, शेषाचलम जीव मंडल आंध्र प्रदेश, नल्लामल वन आंध्र प्रदेश। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। हरकी आर्द्र भूमि पंजाब में ब्यास एवं सतलज के संगम पर स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में गंभीर और बाढ़ गंगा नदी के संगम पर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य है। कावेरी नदी बेसिन का विस्तार तमिलनाडु कर्नाटक केरल पुदुचेरी तक है। इस बेसिन में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल, जबकि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में स्थित है। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई है जिसमें डॉल्फिन, मोलास, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। चिनार वन्य जीव विहार केरल में है। वेदाथंगल पक्षी विहार तमिलनाडु, कारिकिली पक्षी विहार तमिलनाडु। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड में। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। वैकल्पिक ऊर्जा ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ज्वारीय ऊर्जा आती है। और अनवीकरणीय ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, शैल गैस आती है। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है यूएनओ का 2014 से 24। 31 जनवरी 2030 तक देश का स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 29.53% है। कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग होता है? सौर ऊर्जा अर्थात बायोमास में प्रयोग एवं वृद्धि। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई पत्तन है कोच्चि केरल। आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क मकर रेखा के बीच स्थित देशों का समूह है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। भारतीय पीएम मोदी जी, फ्रांस राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। इसका गठन 30 नवंबर 2015 में किया गया। प्रथम सम्मेलन 2018 में ग्रेटर नोएडा में किया गया। 26 मार्च 2018 को सूरत 100% सौर ऊर्जा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला बना। 100% सौर ऊर्जा संचालित पहल यूटी है दीव। राजस्थान में भारत का विशालतम सौर पार्क स्थापित है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है, इसके बावजूद यह लागत प्रभावी नहीं होता है। जेट्रोफा बायोडीजल फसल है। यह पुष्पी पादपों की प्रजाति का पौधा है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा पोगमिया सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है।
ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। उदाहरण नारियल आवरण, धान की फूसी, मूंगफली का छिलका। फ्यूल सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, न कि दहन के माध्यम से। फ्यूल सेल का प्रयोग स्मार्टफोनों, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। चीनी, सीरा, धान, मक्का, सेलुलोज ईटीसी। गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम रखने में मददगार है। 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एनपीओपी नेशनल प्लान फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इसके कार्यान्वयन के लिए अपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। प्रमुख क्षेत्र हिमालय खंबात बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, जबकि गंगा डेल्टा इसमें शामिल नहीं है। प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। ऐसे प्रदूषण जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। उदाहरण घरेलू अपशिष्ट, मल मूत्र, वाहित मल, सीवेज आदि। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की अवस्था है। गाड़ियों एवं औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, पैन। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से स्मॉग उत्पन्न होता है। पैन प्रदूषकों से आंखों में जलन होती है। प्राथमिक प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। द्वितीय प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे O3, पैन, स्मॉग एक्सेट्रा। मोटर वाहन के धुएं एवं सिगरेट के धुएं से निकलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लीड धातु उत्सर्जित होती है। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस कम प्रदूषणकारी है। मुख्य घटक मीथेन है। फ्लाई ऐश कोल दहन पत्थर के कोयले से उत्पन्न प्रदूषक है। इससे श्वास संबंधी बीमारी, पत्तियों पर जमा होने से प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है। लाइकेन एवं मॉस दोनों वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक हैं। वातावरण में नाइट्रोजन वृद्धि से मास समाप्त होता है। लाइकेन्स वायु प्रदूषण के सूचक हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वर्षा द्वारा। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में। यह सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के माह में आच्छादित होता है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। यह एक
यह एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। इससे रक्त कैंसर एवं फेफड़े का कैंसर होने की संभावना होती है। सिगरेट के धुएं में बेंजीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। निकोटीन भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं स्मोक के घनत्व मापन में होता है। फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड हैं। यह एक सूक्ष्म पाउडर होता है। बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस, कोयला आदि। वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि है बैग फिल्टर 50 माइक्रोमीटर से कम, साइक्लोन क्लेटर और साइक्लोन सेपरेटर 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। PM10, PM2.5, PB, NH3, SOT, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और O3, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? 2019 में। NCAP 2024 तक PM10 एवं PM2.5 की सांद्रताओं में 20 से 30% तक की कटौती। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष 1981 में लाया गया? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में O2 एवं H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा करता है। pH मान 5 है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक, स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस वायु प्रदूषण से संबंधित है, जबकि यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि से एल्गी ब्लूम जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। BOD व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/D के। डू मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता का अर्थ है उसे जल क्षेत्र में प्रदूषण वृद्धि हो रही है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक। WHO द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर आर्सेनिक प्रदूषित जल अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत, USA, मैक्सिको में मिलता है। प्रदूषित होने के कारण जैविक मरुस्थल नदी हो गई है दामोदर नदी। पर्यावरण प्रदूषण के कारण यूपी की जैविक आपदा नदी गोमती है। पीने के जल में मुख्य प्रदूषक है आर्सेनिक, फ्लूओराइड, यूरेनियम। नॉक निसंलक्षण फ्लूओराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। जल में अल्प मात्रा में रहने पर दांतों एवं मसूड़ों का संरक्षण होता है, जबकि अधिक मात्रा में होने पर फ्लूओरोसिस नामक रोग होता है। 8 अप्रैल 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू हुआ, जिसमें अपशिष्टों को 3 पृथक कोटियों में वर्गीकृत किया गया: जैव न्यूनीकरण योग्य, गैर जैव न्यूनीकरण योग्य, घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट। समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन के कारक क्या हैं? ज्वारनद मुखों से पोषकों का प्रवाह, मानसून में भूमि से जलवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर लंदन में है। 1948 में स्थापना। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। सड़कों के किनारे पौधों का रोपण करना चाहिए। ध्वनि स्रोत और डेसिबल।
पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, शांत कमरे की ध्वनि 40 डेसिबल, सामान्य बातचीत की ध्वनि 60 डेसिबल, जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल, रॉकेट इंजन की आवाज़ 180 डेसिबल। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। कार्बन में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान फोरेट और ट्राई एजोफॉन्स आदि रसायन का उपयोग कृषि में पीड़कनाशी के रूप में होता है। फसल चक्र के लाभ: खेत की उर्वरा शक्ति वृद्धि, पोषक तत्वों की वृद्धि, खरपतवार कीटों रोगों का नियंत्रण, उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पॉलीमर बहुलक से बनी होती हैं। पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोवीट्स को समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक माना जाता है। ये प्लास्टिक 5 mm से छोटे कण हैं। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई। इसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था। MIC मतलब मिथाइल आइसोनाइट। यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई। यहाँ रेडियो एक्टिव कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। जैव उपचार तकनीक: स्वस्थाने बाह्यस्थाने। स्वस्थाने में बायोवेटिंग, वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा में मिलाना। जैव छिड़काव, भूमिगत जल में O2 की सांद्रता बढ़ाना। बायो स्टिमुलेशन, पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर जीवों की वृद्धि सहयोग करना। जैव संवर्धन, सूक्ष्म जीवों की संख्या को प्रदूषित स्थान पर बढ़ाना। बाह्यस्थाने में कंपोस्टिंग, कृषि अपशिष्ट को मिश्रित कर सूक्ष्म जीवों से संख्या बढ़ाना। लैंड फार्मिंग, मृदा को खोदकर फैला देना। बायोपाइल्स, लैंड फार्मिंग एवं कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप। बायोरिएक्टर, नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ जल का उपचार। जैव उपचारण से तात्पर्य जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन है। ऑयल जैपर, यह तकनीक तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। यह ऑयल जैपर जीवाणु आधारित जैव उपचार तकनीक है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त लेड सबसे अविषाणु धातु प्रदूषक होते हैं। प्रभावित अंग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र आदि। यह सीसा यानी कि लेड प्रगलन इकाइयाँ एवं पेंट से उत्पन्न होती हैं। प्रदूषक बीमारी: पारा मिनीमाता, कैडमियम इटाई नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन दांतों की बीमारी, फ्लोरोसिस। वायु प्रदूषक प्रभावित अंग: एस्बेस्टस धूल फेफड़ा, सीसा मस्तिष्क, पारा उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं। महत्वपूर्ण प्रदूषक जो भारत के इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं: सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन नरेटस का प्रयोग कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। ठोस अपशिष्टों के निपटान की नवीन पर्यावरण मित्र तकनीक ताप अपघटन, प्लाज्मा गैसीकरण है। यह तकनीक के द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्त नियम 2011 के तहत विस्तारित उत्पादक दायित्व का प्रारंभ किया गया था।
ईपीआर वस्तुतः इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं पर डाला जाने वाला पर्यावरणीय दायित्व है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का अर्थ है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरण दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार है। जल संरक्षण। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2023 की थीम एक्सीलरेटिंग चेंज। क्लोरीन को मिलाने पर पानी शुद्ध किया जाता है, साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वाटर प्रिवेंशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 में लागू हुआ। जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है। ताप एवं अन्य भौतिक कारणों से अल्ट्रावायलेट तथा रेडियोधर्मी आयनों से ओजोन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन डाइऑक्साइड द्वारा। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत जून 2001 में की गई। मार्च 2021 तक निम्न झीलों को संरक्षण दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में डल झील को, राजस्थान में पुष्कर झील, पिछोला झील, नक्की झील को, उत्तर प्रदेश में मानसी गंगा झील, रामगढ़ ताल झील और लक्ष्मी ताल झील, मध्य प्रदेश में सागर झील, रानी तालाब झील, शिवपुरी झील, महाराष्ट्र में पोबई झील, उत्तराखंड भीमताल, खुरपाताल, नैनीताल झील, तमिलनाडु ऊटी और कोडाईकनाल, कर्नाटक चन्नापटना झील। 2003 में वाटर सीड विकास परियोजना के तहत हरियाली योजना शुरू की गई थी। इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान से लागू किया गया। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य, वनीकरण, जल संरक्षण। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन पीएम राजीव गांधी की अध्यक्षता में 1985 में किया गया। सितंबर 1995 में नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA हुआ। अध्यक्ष पीएम ही है। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे नाम दिया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को। यह गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुआ। लक्ष्य 2020 तक गंगा को औद्योगिक अपशिष्ट तथा सीवेज जल से मुक्ति दिलाना था। गंगा कार्य योजना प्रथम चरण शुरू हुआ 1985 में। 1993 में गोमती कार्य योजना एवं यमुना कार्य योजना को द्वितीय चरण में शुरू हुआ, जो कि 1993 दोनों नदियों का प्रथम चरण है। द्वितीय चरण प्रारंभ 2004 से, तृतीय चरण प्रारंभ 2016 से। NGRBA नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं एवं सदस्य उन राज्यों के मुख्यमंत्री जहां से गंगा होकर बहती है। यूपी, बिहार, GH, पश्चिम बंगाल 5 राज्य। 2016 में इसे NGRBA को राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारत में एक मार्क एक्ट को 1937 में लागू किया गया। भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना जनवरी 1947 में हुआ। इस संसदीय अधिनियम 1986 द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो BIS का अस्तित्व 1987 में लाया गया। इसका उद्देश्य वस्तुओं का मानकीकरण, चिन्हीकरण, गुणवत्ता प्रमाण प्रदान करना। एक मार्क भारत सरकार के विपणन एवं निदेशालय निरीक्षण DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। रासायनिक आयुध निषेध संगठन OPCW में 193 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, व्लादिमीर कोपेन ने कहा है, जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक। विविध संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावास कार्यक्रम मानव अधिवास एवं धारणीय शहरी विकास के UNO का एक अभिकरण है। स्थापना 1978 में, हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में।
द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र भारत, नेपाल, मलेशिया, भूटान, इंडोनेशिया। ये 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र हैं। अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान संस्थान दक्षिण गंगोत्री 1983-84, मैत्री 1988-89, भारती 2012। वर्तमान में अनुसंधान कार्यरत है। मैत्री भारती पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद, भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट नेचुरोपैथी पुणे, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन जून 2010, राष्ट्रीय जल मिशन अप्रैल 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण फरवरी 2014, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन सितंबर 2010। उपरोक्त सभी मिशन राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर 2008 में सम्मिलित है। पारिस्थितिकीय विज्ञानों का बेंगलुरु, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत अल्मोड़ा संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI अवस्थित है जोधपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है न्यू दिल्ली में, स्थापना 5 जून 1980 को। पर्यावरण सूचना प्रणाली इनवाइस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र IIPS मुंबई में स्थित है। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? भारत, चीन, नेपाल। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान 1957 से 87 से शुरू। बोलाग पुरस्कार कृषि में दिया जाता है। नोट: नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? शांति। टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में योगदान देता है। राजीव गांधी पुरस्कार पर्यावरण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में स्थापित यूनेप द्वारा स्थापित किया गया। यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। यूएन का सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 का PM मोदी जी को है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस 31 मई, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया गया। विश्व नगर दिवस नहीं लिखा हुआ है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में भारत की स्थिति टोटल 42 है सितंबर 2023 तक, जिसमें प्राकृतिक श्रेणी में 7, मिश्रित में 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सांस्कृतिक श्रेणी 33। 42वें नंबर की विश्व धरोहर स्थल भारत में होयसल मंदिर समूह है। चिन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, केशव मंदिर। एपिको आंदोलन P. हेगड़े, शांत घाटी डॉक्टर सलीम अली। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से।
रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन नर्मदा घाटी में विस्थापन की समस्या से जूझ रहे विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना धार जिला में एमपी में है। सीता अशोक का वृक्ष सर्वोत्तम धूल नियंत्रक है। प्राकृतिक आपदा राशिकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है 1990 से 99 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में गठित किया गया। एनडीएम में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के नेतृत्व में जिला दंडाधिकारी डीएम जिला समाहर्ता होता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि एनसीडीएम नई दिल्ली में स्थापना 1995 में की गई। आपदा के पूर्व के उपाय प्रिवेंशन मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस। आपदा के बाद के उपाय रिस्पांस रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन। मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। अन्य देश चीन, भारत, अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि। लोकार्ट एक सदाबहार फल वृक्ष है। जापान में अत्यधिक उत्पादन होता है। पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने पुस्तक हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लिखी है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सागौन मध्य प्रदेश में 29% सर्वाधिक है। हिमालयी बिच्छू बूटी जीरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया का महत्व है। यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत यह हिंदू कुश क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है। यूपी में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया लखनऊ 2003 में। भूगर्भिक विरासत स्थल और स्थान राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क तिरुचिरापल्ली, शिवालिक पार्क सिरमौर, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क चित्तौड़गढ़, लोनार झील बुलढाणा। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। हीलियम एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरा जाता है। डायनासोर का कब्रिस्तान मोंटाना राज्य को कहा जाता है पश्चिमी अमेरिका में। इकोमार्क योजना 1991 के तहत साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल अधिसूचित है। इन उत्पादों में औषधियाँ एवं प्रतिजैविकी नहीं है। यूनेप द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? प्लीस्टोसीन हिमयुग में। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS की स्थापना 1883 में हुआ। एक NGO के रूप में हुई। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नोएडा में प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया गया। मिट्टी बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ, जबकि UPPCS ने दरभंगा बिहार को माना, जो कि गलत है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है इकोर्निया जलकुंभी। इसे मूलतः अमेजन में पाया जाता है। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। नीट मीटरिंग परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट का जो भी टॉपिक था ये समाप्त होता है। थैंक यू।